मेरा बच्चा स्कूल जाना चाहिए, हर एक का बच्चा जाता है। So I took her to various schools for admission. Okay. But everybody denied admission. Okay. We shifted from Delhi to Noida कि यहाँ तो बहुत schools हैं, but she didn't get admission. So he did a lot of a number of things कि मैं यहाँ से बच जाऊँ. But how beautifully you handle Laksh. So कैसे मतलब ये कैसे आप हैंडल करते हैं? सर बिहेवियर हैंडलिंग के लिए दो स्ट्रैटेजीज है। एक, मुझे उसको आई कांटेक्ट नहीं देना। Okay. और दूसरा, मैंने बहुत पूछा कि मैम प्रॉब्लम क्या है, तो उन्होंने कहा देखो प्रॉब्लम तो मुझे ऑटिज्म लग रही है। वन डे शी पुल्ड माई हेयर, इतना स्ट्रॉन्ग पुल किया कि रूट से माई हेयर्स केम आउट। वी वेंट टू द स्कूल, वी आस्क्ड फॉर द सीसीटीवी फुटेज कि आप हमें क्लास की दिखाओ। दे रिफ्यूज्ड and then they bluntly told us that you can take your child back. यार जितनी भी आप थेरेपी करवा लो, जितना भी आप ट्राई कर लो, लेकिन जो प्यार नहीं है, घर में भी अच्छा माहौल नहीं है, तो बच्चा कहीं फ्लरिश नहीं करेगा। Greetings viewers, I am Bharat B. Chandra, founder and managing director Speech Gear. I have a special guest with me in today's podcast session. In today's podcast, we'll be discussing about different aspect of special education because the guest we have with us, Miss Sapna Mehra, she is a special educator, but she became a special educator working with her daughter, who is a neurodivergent kid. She left her dream job to attend her daughter, and the good part is her daughter is doing wonderful now, and she is a gifted child as per my view because I know her personally. So welcome, ma'am, in this podcast. Thank you so much. जैसे कि पता है कि आप स्पेशल एजुकेशन में हैं और इनफैक्ट लक्ष्य भी आपके पास ही जा रहा है। जी सर। और लक्ष्य बहुत एंजॉय करता है आपका सेशन और लक्ष्य को बहुत बेनिफिट हुआ है आपके सेशन से। थैंक यू सो मच। लेकिन इससे पहले कि मैं स्पेशल एजुकेशन के एस्पेक्ट के बारे में बात करूं या फिर एजुकेशन का क्या रोल है ऑटिज्म में उसके बारे में बात करूं, मैं थोड़ा सा आपकी जर्नी को समझना चाहूँगा कि आपकी जर्नी कैसी रही, कब आपको पता चला, कब आपने एक्सेप्ट किया और क्या चैलेंजेस आए आपको स्टार्टिंग, तो प्लीज बताइए। मेरी डॉटर 17 इयर्स की है, सौम्या 2 इयर्स ऑलमोस्ट जब वो थी, 1 ईयर 11 मंथ्स की, तो वो ऑल ऑफ अ सडन वन टॉय को पकड़कर एक कॉर्नर में बैठने लग गई। Okay. और उसने खाना छोड़ दिया। उस Okay. टाइम उससे पहले मेरे फादर की डेथ हुई थी। तो हम जब डॉक्टर के पास गए, उसके पीडियाट्रिक के पास, तो उसने हमें बोला कि शायद वो लॉस जो है वो उसको ओवरकम नहीं कर पा रही, लेट्स गिव हर सम टाइम एंड स्पेस। पर वो नहीं हो पा रहा था। 3-4 मंथ्स पास्ट लाइक दिस, और वो डे बाय डे डिटीरियोरेट हो रही थी। उसने जो वो वर्ड्स बोलती थी वो सब छोड़ दिया, आई कांटेक्ट देना छोड़ दिया, खेलना छोड़ दिया। वो बॉल से, डॉल से बहुत अच्छे से प्ले करती थी, उसने वो सब छोड़ दिया। तो वो हमारे लिए इश्यूज बनते गए कि क्या है, हम लोग प्रॉब्लम आ रही थी, हम सोच रहे थे पर समझ नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। फिर मेरा ब्रदर ने बोला कि एम्स में जाके एक बार दिखाते हैं। हम लोग एम्स लेके गए वहाँ पर। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम पे जब हम लेके गए तो उन्होंने बोला कि क्या ये ब्लीडिंग करती है? Okay. तो मैंने सोचा कि कर लेगी, पर मैंने कभी कराई नहीं। उन्होंने इसके सामने बीड्स रखे और उन्होंने इसको स्ट्रॉ दी कि इसमें ये बीड्स डालने हैं। पर वो बीड्स को नहीं डाल पाए। फिर उन्होंने कलर्स के अकॉर्डिंग उसको सॉर्टिंग करने के लिए दी, वो नहीं करी। उन्होंने पजल दी, पर इसने पजल कर ली। तो मैम ने बोला कि कुछ इश्यूज तो हैं, 3 मंथ्स आप लोग टाइम लीजिए और इसके साथ कुछ वर्क कीजिए, इसको पार्क ले जाइए, बच्चों के साथ प्ले कराइए और इसको ना बहुत एक्सपोजर दो डिफरेंट प्लेसेस का। मैंने बहुत पूछा कि मैम प्रॉब्लम क्या है, तो उन्होंने कहा देखो प्रॉब्लम तो मुझे ऑटिज्म लग रही है। Okay. ऑटिज्म क्या होता है समझ नहीं आया कि ये तो फर्स्ट टाइम सुना था वर्ड। तो बाहर निकले तो ऐसा लगा कि कोई प्रॉब्लम होती होगी, कोई बीमारी होती होगी। चलो ठीक है, 3 मंथ्स उन्होंने कहा है, 3 मंथ्स में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। मेरे हस्बैंड ने गूगल किया पर मैंने तो नहीं किया, उन्होंने मुझे नहीं बताया, बट आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द सेवरल थिंग्स। इसको पार्क ले जाना, अपने रिलेटिव्स के घर ले जाना, प्ले जोन्स ले जाना, एक डेली प्रैक्टिस बनाई हमने। और जो उन्होंने वो बीडिंग, सॉर्टिंग ये सब कहा था वो कराना शुरू किया। हम 3 मंथ्स के बाद लेके गए। इसने वहाँ जाकर फिर वो सब कुछ नहीं करा। Okay. और तब इसने पजल्स भी नहीं करे। Okay.
और मैम इसको बुलाती रही, इसने कोई नेम रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये कंटिन्यूअसली उनके रूम में भागती रही, चेयर पे चढ़ी, टेबल पे चढ़ी, सामान इधर उधर। तो मैं इसलिए उस बिहेवियर को समझ नहीं पाई कि घर पे तो ऐसा नहीं करती, ये यहाँ क्यों कर रही है। तो उन्होंने हमें इसको ऑटिस्टिक लेबल करके भेज दिया। जब वहां से वापस निकले तब मैंने पहली बार उसको गूगल किया, 3 months के बाद। तो जो फर्स्ट लाइन वहां पड़ी कि देयर इज नो ट्रीटमेंट अवेलेबल, नो रिकवरी, ऑटिज्म इज अ लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, एंड इट इज सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर एंड ऑल, जो कि एक गूगल जब आप करते हैं ऑटिज्म तो मतलब ऑल नेगेटिव थिंग्स दैट यू कुड एवर थिंक ऑफ, वो सब था। तो वो सब देख के ना आई स्टार्टेड क्राइंग। मेरे हस्बैंड का यू आर स्टार्ट क्राइंग टुडे, तुमने देखा नहीं 3 months पहले बता दिया था। आई सेड नो आई डिडंट थिंक ऑफ इट एंड आई वाज कंप्लीटली डिसहार्टेंड। घर आकर ना मैंने सौम्या को बेड पे छोड़ा एंड आई वेंट इनटू द अदर रूम एंड सेइंग कि नो आई कांट एक्सेप्ट हर, शी इज नॉट माय चाइल्ड, आई कैन नॉट डू एनीथिंग विद हर। और मुझे ना अजीब सा डर लगने लगा। इट वाज लाइक कि मैं कुछ उसको अवॉइड करने लगी कि मुझे उसको देख के डिप्रेशन हो रहा था। पर मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छे से उसको एक्सेप्ट किया और मुझे भी इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए प्रिपेयर किया। 4-5 weeks लगे मुझे इस सब से ओवरकम होने में। फिर हम अपने पीडियाट्रिक के पास गए, बोला सर अब आप बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। सो ही सजेस्टेड अस अ थेरेपी सेंटर इन मयूर विहार। वी वेंट देयर और वहाँ पता चला पहली बार कि ये ABA होता है। वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम देयर। वहाँ पर उन्होंने बोला कि इसको डेली आपको 7 to 8 hours की थेरेपी देनी पड़ेगी। 7 to 8 hours डेली एक्सटेंसिव थेरेपी। यस, शी सेड कि वीक में इट शुड कवर 50 hours। आई सेड मैम 2.5-3 साल के बच्चे को 7 to 8 hours ऑफ थेरेपी, तो वो खेलेगा कब, इंजॉय कब करेगा बच्चा। तो उन्होंने कहा नहीं, यू नीड टू गिव इट, नहीं तो वो ग्रो नहीं करेगा। फिर भी बहुत कंफ्यूजन थी। 2 hours की थेरेपी वहाँ पे स्टार्ट हुई एंड वी स्टार्टेड विद द प्ले स्कूल। मगर प्ले स्कूल से कंटिन्यूअस कंप्लेंट्स कि शी इज ओनली रनिंग, शी इज नॉट लिसनिंग, शी इज नॉट रेडी टू सिट। तो समझ तो आ रहा था कि प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही हैं। नेम रिस्पॉन्स भी नहीं दे रही थी। फिर भी इसने 3 months में वहाँ पर कुछ वर्ड्स पिकअप किए एंड इसने वो डायरेक्ट वर्ड्स बोले। देयर वर नो साउंड्स, नथिंग, कंप्लीटली म्यूट से ये वापस वर्ड्स पे आई। डायरेक्टली वर्ड्स, नो कूइंग, नो बैबलिंग। आई मीन कूइंग बैबलिंग तो रहा भी होगा शायद, वो पहले था और ये वर्ड्स भी बोलती थी, भाई, बॉल, खेलो, ऐसे। पर ऐसा नहीं था। और अब इसने वर्ड्स कैसे पिक किए, हमें एक नाउन बुक बनवाई गई थी। इसने वो वर्ड्स वहां से सीक्वेंशियली पिक करे एंड ऑल ऑफ अ सडन वन डे व्हाइल प्लेइंग शी सेड समोसा। ओह माय गुडनेस। एंड आई जस्ट टर्न्ड अराउंड, सौम्या। फिर वो नहीं बोली। फिर नेक्स्ट डे अगेन एट द थेरेपी सेंटर वो जब बुक पढ़ा रहे थे तो वो बुक में से देख के बोली समोसा। Because samosa is a very difficult word. हाँ. And the first because word. it involves ma and that in middle and it becomes very difficult words. So ये बोलना तो बहुत ही all of a sudden इसने यही बोला। और ये बहुत छोटी थी ना, तो मैं इसके साथ ऐसे ही खेलती थी, नमक, मिर्च, मसाला, एंड आई यूज्ड टू कॉल हर गुग्गू विद लव। तो मैंने बोला गुग्गा, मोटा, लाला। अदर डे शी सेड लाला एंड आई वाज अगेन सरप्राइज कि कैसे वर्ड्स पिक कर रही है। आफ्टर अ फ्यू डेज शी स्टार्टेड स्पीकिंग द एंटायर बुक इन अ सीक्वेंस। आई वाज वेरी हैप्पी। पर वो पता चला कि वो तो सिर्फ एक सीक्वेंस थी जो वो लर्न कर रही थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था उन वर्ड्स को। तो पैटर्न था। फिर हमने सेकंड बुक बनाई तो वो भी उसने वैसे ही पैटर्न से पकड़ ली। तो हम क्या करते थे, हम बुक उसके सामने रखते थे, खोले बिना, शी यूज्ड टू स्पीक द एंटायर बुक लाइक दिस। देन अगेन इट सो हैपेंड कि उसको फीवर हुआ एंड शी अगेन बिकेम क्वाइट। देन नो वर्ड्स, नथिंग till 6 years and 9 months. Regressive therapy and after that fever she became very hyper. Extremely hyper.
एंड ओनली जंपिंग हॉपिंग, एक सामान गिराना, दूसरा उठाना, अलमीराज में से सामान निकालना, सिर्फ यही सब कुछ। बहुत डिस्ट्रक्टिव माइंड हमें लगा हो रहा है। फिर हमने पूछा दोबारा अपने थेरेपिस्ट से, जिनके पास हम जा रहे थे ABA के लिए, कि हमें क्या करना चाहिए। पर वहाँ से हमें कुछ पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिला और हमें OT की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। और टाइम निकलता गया, इसकी हाइपर एक्टिविटी बढ़ती गई, स्कूल में भी अनसेटल्ड थी, डेली कंप्लेंट्स आ रही थी। देन सडनली वन डे ना, बाय गॉड्स ग्रेस, एक टीचर ने हमें बताया कि इसकी आप OT कराइए। वो किसी स्टूडेंट के घर जाती थी, वहाँ एक OT वाली मैम आती थी, उन्होंने हमें वहीं बुलाया। वी वेंट देयर एंड वो थेरेपिस्ट को मैं बोलूँगी कि सौम्या की सेकंड मदर है। उन्होंने सौम्या को बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से मैनेज करना शुरू किया। जैसे जैसे इसकी OT बढ़ती गई, OT में इसके अंदर सेटलिंग आई। इसका माइंड जो है, उन्होंने ना ऐसी एक्टिविटीज में लगाना शुरू किया जो पॉजिटिव थी। पजल्स, मेजेस, सेकेड्स, बहुत सारी ऐसी गेम्स जो कि हमने नहीं सोचा था कि सोमो करेगी, बट उन्होंने ही हमें डायरेक्शन दी और हम आगे बढ़ाते थे। वहाँ उन्होंने मुझे बोला कि अब आप इसको एकेडमिक स्टार्ट कराओ। तो जब इसको एकेडमिक स्टार्ट कराई तो पिक्ड अप एट अ वेरी फास्ट पेस। इसको टाइम नहीं लगा वो पिक करने में इनिशियली, और धीरे धीरे OT के होने के साथ साथ इस स्कूल में सेटल होनी शुरू हो गई। पर प्रॉब्लम थी कि ये राइटिंग नहीं कर रही थी। अब तो स्कूल में जब ये फर्स्ट में जाने लगी तो उन्होंने बोला कि अब हमें ब्रांच शिफ्ट करनी है, इसको बड़े स्कूल में जाना होगा और वहाँ ये राइटिंग के बिना हम नहीं ले जाएंगे। तो मैंने कहा मैम आप मुझे बताइए कि मैं कहीं रिटर्न में दे दूँ कि वेकेशंस के बाद तक अगर ये राइटिंग वर्क नहीं करेगी तो वी कैन ब्रिंग हर बैक। तो उन्होंने मुझसे राइटिंग में लिया कि टिल जुलाई हम आपको टाइम देते हैं। तो 4 months का ग्रेस पीरियड था मेरे पास, पर हमने उस वक्त बहुत प्रैक्टिस की, बहुत, एंड शी स्टार्टेड राइटिंग। Although the writing was very very bad. Okay. Normally it happens. Yes, एक अल्फाबेट इतना बड़ा, एक छोटा ऐसे लिखती थी, but she started writing. So वो जो था कि स्कूल से वो नहीं अलाउ करेंगे या कुछ होगा, वो फियर ओवरकम हो गया। बट जब बड़े स्कूल में गई, बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए, उनके बीच में बैठना, वैन में अपने आप को सेटल करके जाना, वहाँ वो चैलेंजेस फिर से बढ़ गए। जितना स्कूल बड़ा होता गया चैलेंजेस बढ़ते गए, पर इसको स्कूल में टीचर्स बहुत अच्छी मिली जिन्होंने इसको सेटल करना शुरू किया। टिल 3rd हमारी जर्नी बहुत स्मूथ जा रही थी। सो मैंने स्कूल से पढ़ना, स्कूल में सीखना, कॉपी करना बोर्ड से, ये सब चीज़ें सीख लिया था। 3rd तक हम लोगों को जो टीचर्स मिली उन्होंने सौम्या की बहुत हेल्प की, बहुत हेल्प की। ओके, इसका मतलब ये है कि पूरी जर्नी में, यदि मैं जहाँ तक समझा हूँ, मैं कंक्लूड करूँ तो आपको 2 years 8 months में पता चला कि प्रॉब्लम है, एंड दैट टू बिकॉज वो एक सर्टेन वे में कर रही है जो कि एक नॉर्मल तरीका नहीं है खेलने का। डॉक्टर्स ने वहाँ पे एम्स में बीडिंग करवाया, मतलब वो फाइन मोटर चेक करना चाह रहे थे बेसिकली वो, एंड वो उसके सेंसरी को चेक कर रहे थे, उसी के बेसिस पे उन्होंने कंक्लूड किया। पजल से सॉल्व कर दिया, इसका मतलब ये था कि कॉग्निटिवली वो अप टू एज थी, बट सेंसरी जो इसकी माइलस्टोन थी या फिर आपकी जो मोटर माइलस्टोन होती है वहाँ पे वो लैग कर रही थी, उसी के बेसिस पे उन्होंने जजमेंट दिया। और नॉर्मली जो ऑटिज्म का जो लेवल आता है वैसे नहीं करना चाहिए, हम नहीं रिकमेंड करते। एटलीस्ट हमारे सेंटर्स में, स्पीच रिसर्च इंस्टीट्यूट में, वी डू नॉट लेबल एनीबडी ऑटिज्म। हम उसके और रूट कॉज पे जाने की कोशिश करते हैं। यदि यहाँ पे भी जैसे सौम्या के केस में भी देखें तो वो सेंसरी प्रोसेसिंग या सेंसरी का इशू ज़्यादा लग रहा था मुझे, जो समझ में आया है, और वही रहा होगा। लेकिन क्या 2 साल 11 मंथ से पहले भी जब आप सोचे होंगे बाद में कि जब 1 साल की थी या फिर 1.5 साल की थी या 2 साल की थी तो कुछ ऐसी चीज़ें थी, अच्छा ये चीज़ नहीं करती है, या फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम है, ऐसा सिम्टम्स आपने नोटिस किया बाद में कि ऐसा रहा? सर एक तो ना उसका स्लीपलेस नाइट्स बहुत थी। ओके, सोती नहीं थी फ्रॉम बिगिनिंग, शुरू से, वेरी बिगिनिंग, 1.25 साल की होने तक। ओके, द होल नाइट हम उसे गोदी में लेके घूमते रहते, ओके, नहीं सोते थे।
सेकंड थिंग, वो कभी कभी अपने पापा को तो सोशल स्माइल देती थी आने Okay. पर उसके अलावा किसी और को नहीं देती थी। ओके, इसका मतलब ये है कि जो बच्चों के जो माइलस्टोन्स होते हैं, नॉर्मली यदि हम पीडियाट्रिशियंस के पास में जाएं तो वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन को ट्रैक करते हैं और ज़्यादा हो तो स्पीच माइलस्टोन को ट्रैक करते हैं। लेकिन और भी माइलस्टोन होते हैं, जैसे सेंसरी माइलस्टोन है, आपका मोटर माइलस्टोन है, प्रैग्मेटिक माइलस्टोन है, कॉग्निटिव माइलस्टोन है, उसको ट्रैक उस लेवल का नहीं कर पाते हैं। यदि बच्चा सोशली स्माइल नहीं कर रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम है। और स्लीपलेस नाइट का होना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम थी क्योंकि ये सोती दिन में भी नहीं थी, राइट, डेज में। जैसे बच्चे को आप मालिश करो सो जाते बेदिंग के हैं। बाद, वो सो जाती है, Right. नहीं सोती थी। राइट। तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है, क्योंकि हम लोग अब फिजिकली भी एग्जॉस्ट हो चुके एग्जॉस्ट थे। हो चुके थे, राइट। बट उसके बारे में किसी ने बताया नहीं कि एक नहीं। प्रॉब्लम है। वो डॉक्टर हमेशा ये बोलते थे कि इसकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट नहीं है। हाँ, वो हमेशा हंस के यही बोलते थे। तो मैं बहुत बोलती थी कि सर कैसे सेट होगी इसकी बायोलॉजिकल सर्केडियन साइकिल सेट हो जानी चाहिए बच्चे का। और बच्चे मतलब ठीक है, नॉर्मली होता ये है कि बच्चे जब ओम में होते हैं वो, तो नॉर्मली मदर नाइट में जब सोती है तो बच्चा खेल रहा होता है, और जब मदर एक्टिव होती है तो बच्चा थोड़ा सा मतलब कॉजी रहता है वो। तो उनका जब पैदा होने के बाद भी फिर वही होता है कि वो फिर डे टाइम में उन लोग जो है थोड़े से स्लीप करते हैं या थोड़े से उसमें रहते हैं, बिकॉज वो हैबिट वो ओम से ही आ चुका रहता है और नाइट में जगते हैं। बट इसके बावजूद 3 मंथ्स में बच्चे के सर्केडियन साइकिल सेट हो जाता है, बच्चे के एक पैटर्न आ जाता है। एंड सर्केडियन साइकिल सेट होना भी एक सेंसस के थ्रू ही होता है, सेंसरी प्रोसेस ही है। और वो यदि सेट नहीं था काफी टाइम तक, इसका मतलब सेंसरी इश्यूज सौम्या को ऑलरेडी आ गए थे। सेंसरी इश्यूज और भी थे ना। जब ये सोती नहीं थी तो क्या करते थे हम लोग, कोई लाइट्स इसको दिखा देते थे। Okay. तो ये बहुत देर तक उसको उसको देखते कंटिन्यूअसली रहती थी। स्टेयर करती रहती थी और स्माइल करने लग जाती थी। राइट, और लाइट बंद कर दो तो रोने लग जाती थी। यस यस। तो अब जब हम उस चीज के बारे में सोचते हैं कि सेंसरी, तो तब भी इसका बहुत ज्यादा इशू रहा होगा। सेंसरी ये था। इनफैक्ट यदि मुझे जो समझ में आया, क्योंकि मैं भी पहली बार इतना सब कुछ जान रहा हूँ आपसे, तो पूरे में उसका जो बिगिनिंग है उसको मैं देख रहा हूँ, तो सेंसरी के कारण ही ऑटिज्म या जो भी वॉटएवर है जो प्रॉब्लम है वो ट्रिगर हुआ है, और उसको उस तरीके से सिस्टमेटिक में किसी ने बताया नहीं। एंड एक और चीज़, पीडियाट्रिशियन ने नॉर्मली ये कहते हैं कि आप स्पीच थेरेपी करवाइए, नॉर्मली ये नहीं कहते कि आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवाइए, या फिर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पूरे आप न्यूरोडाइवर्सिटी को हैंडल करने में जी। और आपका ABA, आपने ABA करवाया, फिर उसके बाद में फीवर हुआ, उसको फीवर होने के बाद में फिर रिग्रेशन हुआ। इसका मतलब ये है कि इन बच्चों में इन चीज़ों का बहुत इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट तो है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। नॉर्मली सभी बच्चों में होता है, लेकिन जो बच्चे जिनका डेवलपमेंट साइकिल प्रॉपर चल रहा होता है वो चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर भी लेते हैं, लेकिन इनमें थोड़े भी अप्स एंड डाउन्स होगा तो इनको मैनेज करना आई थिंक उनकी बॉडी कोप अप कर लेती होगी। यहाँ पे जो गट इश्यूज भी तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में होते हैं। सोमू का डाइजेस्टिव सिस्टम भी पुअर था। ओके, उसको गट इश्यूज बहुत रहते थे, उसको डायरिया बहुत जल्दी जल्दी होता था। ओके, डायरिया बहुत फ्रीक्वेंट था, फ्रीक्वेंट हो रहा था। ओके, राइट। तो हम डॉक्टर को ये भी बोलते थे कि रीजन नहीं समझ आता हमें, इतना ध्यान रखने के बाद भी इसको इतना फ्रीक्वेंट डायरिया क्यों होता है। और जब होता है तो बिल्कुल एकदम से इतना ड्रास्टिक वाला होता है कि आप हर बार बोलते हो कि अगर आज रिकवर नहीं हुआ तो अल्टीमेटली हॉस्पिटलाइज कराना पड़ेगा। रीजन नहीं समझ आ रहा है इनसे क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। उसके लिए हमने थोड़ा टाइम होम्योपैथिक दिलाई थी इससे, ओके, जिसकी वजह से इसका गट बहुत बेटर हुआ। ओके, राइट। उसकी वजह से इसकी स्लीप पैटर्न बेटर हुआ। ओके, जब हमने 1 ईयर, जब ये थी ऑलमोस्ट 5 इयर्स की, ओके, तब हमने इसकी होम्योपैथिक स्टार्ट की। ओके, क्योंकि डायरिया बार बार होता था, तो वो मेडिसिन अप्रॉक्सीमेटली चली थी 1.5 आवर, 1.5 ईयर, सॉरी। तो उसके बाद इसका स्लीप पैटर्न ये हो गया था कि ये 10, 10:30, 11 बजे सो जाती थी, ओके, चाहे फिर 1 बजे उठती थी, आधा 1 घंटा खेलती थी और फिर 2-2:30 सो जाती थी और मॉर्निंग 7 o'clock उठती थी। राइट, राइट। तो गट इम्प्रूव होने से इसका स्लीप पैटर्न भी इम्प्रूव होता गया, जो कि एक बहुत बड़ा रिलेशन हमें डॉक्टर ने अगर बिगनिंग में बता दिया होता, होती है डाइटिशियन से कंसल्ट किए होते उस तो फिर सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट बेटर बिकॉज़ गट इशू भी था,
सेंसरी इशू भी थे और सब कुछ मिल के एक ऐसा इफेक्ट कॉम्बिनेशन बना रहा था कि बच्चे की पूरा डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहा था। क्योंकि जब ऑटिज्म का उन्होंने सबसे पहले हमसे पूछा असेसमेंट के लिए एम्स में, तो उन्होंने कहा कि ये नेम रिस्पॉन्स देती है, तो हमने कहा हाँ देती है। अच्छा। उन्होंने कहा इसका कोई वीडियो दिखाओ, तो मैंने उसका फर्स्ट बर्थडे का वीडियो दिखाया जिसमें वो सबसे गिफ्ट ले रही है और बहुत अच्छे से स्माइल करके गिफ्ट ले रही है। राइट राइट। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, नेम रिस्पॉन्स है, सोशल स्माइल ओनली विद फादर है। Okay. पर उन्होंने भी ये चीज हमसे नहीं पूछी कि स्लीप पैटर्न कैसा है। राइट। और वहाँ हमने भी नहीं बताई। तो अगर हम तब बता देते तो हो सकता है तभी इसका गट रिजॉल्व हो गया होता। उसका असेसमेंट हुआ होता तो कुछ कंक्लूजन जी। निकलता वहाँ से। तब का सिचुएशन जहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी हाइपर एक्टिविटी, और अभी यदि मैं सौम्या को देखता हूँ तो अभी सेटल्ड है, वो ट्रिग्नोमेट्री बड़े आसानी से कर लेती है, वो 12th क्लास से बहुत अच्छे से कर लेती है। 12th क्लास मतलब अभी 11th में है शायद, आई गेस 12th में है। इवन वो कैलकुलस भी कर सकती है। मैंने कराया नहीं बट वो कर सकती है जी। सो उसके लिए पजल सॉल्व करना, जिक्सॉ पजल सॉल्व करना जैसे बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। इंटरेस्ट भी है और फोर्सफुली भी स्टार्टिंग में कराए। राइट राइट। तो म्यूजिक्स भी बजाती है। हाँ जी। और म्यूजिक भी बहुत क्विकली पिकअप करती है। एक बार में जैसे ही आपने एक जस्ट अपनी ट्यून बोल दी है, फिर जैसे गुनगुना दिया तो सर वो नॉर्मली क्या करती है, म्यूजिक सुनने के लिए ना अपने ईयर्स के बिल्कुल पास रखती है फोन। 1 टाइम या 2 टाइम सुनती है और फिर वो फोन बंद कर देगी। और फिर वो उसको कैसियो पे प्ले करके दिखा देगी एकदम डायरेक्ट म्यूजिक सुना और सीधा कैसियो में प्ले। हमने 2-3 बार उसके लिए टीचर्स को स्टार्ट करवाया, मगर टीचर्स उसको बहुत इंस्ट्रक्शन देते थे ना। तो वो तब बिल्कुल छोड़ ही देती है बजाना। वो कहेगी मुझे प्ले ही नहीं करना, मुझे प्ले ही नहीं करना है। और जब टीचर्स हट जाते हैं, वो फ्री कर रही है तो वो बहुत अच्छा करती है। तो सिर्फ कीबोर्ड बजाती है, उसके अलावा और भी है? गिटार बजाती है, मगर उसमें उसको इंटरेस्ट है, पर अभी वो बहुत क्लियर नहीं, उसको क्लिक नहीं हो रहा कि कैसे करना है। ट्राई तो कर रही है मगर सीखना वो चाहती नहीं। अच्छा ओके। नो नहीं सीखना। पर अपने आप अभी वो नहीं कर पा रही उस चीज को। एंड वो सब पेंटिंग भी करती है, बहुत पेंटिंग करती है सर। क्योंकि सौम्या तो बात कर रही है, बहुत अच्छे से बात करती है। इनफैक्ट मुझे वो इंसिडेंट जो लीना ने मुझे बताया था कि मेरे छोटे बेटे का नाम टोफू है, और उसने बोला कि क्या टोफू मीन्स पनीर। सो वो मुझे लगा कि अच्छा इस लेवल का सेंस है और इस लेवल का अंडरस्टैंडिंग है। इट मीन्स कि सौम्या जो है अभी सोशल कम्युनिकेशन वाइज सी हैज स्पीक्ड सोशल कम्युनिकेशन, सी कैन स्पीक, सी कैन डू होल लॉट ऑफ थिंग्स। किचन में भी आपकी हेल्प करती है शायद। और तो एक उस वहाँ से स्टार्ट हो कि यहाँ तक का आना डेफिनेटली आपके लिए तो टैक्सिंग था ही। आप एक गवर्नमेंट जॉब में भी थे, आपने उसके लिए वो जॉब क्विट कर दी। उसके बाद में फिर आप शायद मैं सुना था कि आप होम स्कूलिंग भी करवाने लगे बाद में जी। तो होम स्कूलिंग वाला आपका वो कैसा था, क्यों करवाया होम स्कूलिंग? सर जब स्कूल में जा रही थी ना, तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि 3rd तक सब कुछ स्मूथली चल रहा था विद लिटिल मोर अप्स एंड डाउन्स, मगर ऐसा कुछ बहुत बड़ा चैलेंज नहीं आ रहा था। जब ये 4th में आई तो स्कूल में मदर टीचर कंसेप्ट खत्म हो गया था। तो मदर टीचर कंसेप्ट खत्म होने की वजह से हर पीरियड में डिफरेंट टीचर आती थी। शायद दोनों तरफ से एक लैगिंग था, ये टीचर को नहीं समझ पा रही थी और टीचर इसको नहीं समझ पा रही थी। तो ये कुछ भी ऐसा करती टीचर की अटेंशन लेने के लिए या फिर अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कि खड़ी हुई है, तो टीचर क्या करती थी, इसको ना क्लास से बाहर भेज देती। जाओ थोड़ी देर, गो फॉर द प्ले जोन, गो आउट। इसका मतलब उस समय ऑटिज्म की अंडरस्टैंडिंग स्कूल्स में नहीं थी, ना टीचरों को भी नहीं थी, टीचर्स को नहीं थी। और एक नॉर्मल जैसे न्यूरोटिपिकल बच्चा होता है, एक्चुअली दे एक्सपेक्ट सेम थिंग फ्रॉम एग्जैक्टली वही हो रहा था। और 3rd तक वो कर भी रही थी। 3rd में एग्जाम्स भी दिए थे उसने, बस सिर्फ उन्होंने ये हेल्प मैंने उनसे ली थी कि आप जिस रूम में पेपर दे रहे हो, सौम्या आपके साथ पेपर देगी, मैं उस रूम में कॉर्नर में बैठी होंगी, ताकि अगर वो आपके साथ रिस्पॉन्स ना दे कहीं तो मैं उसको सिर्फ ये बोल सकूं कि बेटा अपना पेपर करो। ये हेल्प उन्होंने मुझे 3rd में प्रोवाइड की थी। 4th में ये सब होना शुरू हुआ कि इसको रूम से बाहर भेजना शुरू कर दिया। इसने वो पैटर्न पिक कर लिया कि मुझे क्लास में बैठ के काम करना है। इफ आई स्टैंड अप दे विल सेंड मी टू द प्ले जोन एंड आई विल बी अ फ्री बर्ड।
इसने ये अब बिहेवियर बना लिया, हर अच्छा। रोज हर क्लास में हर पीरियड में ये यही करने जैसे जब लगे। भी मीन्स काइंड ऑफ स्किपिंग एस्केप था, हाँ जी, स्किपिंग बिल्कुल बिहेवियर है कि मैं खड़ा होंगी, लोग मुझे टीचर्स बाहर कर देंगे एंड देन आई विल प्ले। बिल्कुल। मैं टीचर्स को भी रॉन्ग नहीं कह रही क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है सिलेबस कंप्लीट करने का, पर उन्होंने एक बार भी मुझसे ये चीज़ डिस्कस नहीं की कि अच्छा। ऐसा हो रहा है तो हम इसको कैसे सॉल्व करें। अब इस सब को करने से इसने पैटर्न बना लिया कि मुझे तो काम करना नहीं। जब मैंने स्कूल में प्रेशराइज करना शुरू किया कि क्यों नहीं कर रही, तो उन्होंने इसको फोर्सफुली क्लास में बिठाने की कोशिश की एंड शी रेजिस्टेड। जब उन्होंने और फोर्स किया तो बिहेवियर स्टार्ट हो गए फ्रॉम बोथ द एंड्स। उन्होंने इसको फोर्सफुली बिठाया, हिट किया, पुश किया, पिंच किया, इसने वापस वही सब चीज़ें करनी शुरू कर दी। वहाँ से हमारे पास कंप्लेंट्स आनी शुरू हुई कि ये बच्चों को हिट कर रही है, पिंच कर रही है, पर मुझे ये नहीं समझ आया कि पिक कहाँ से कर रही है। राइट। घर पे ये सब हो नहीं रहा, थेरेपी सेंटर्स पे हो नहीं रहा, राइट। अभी तक स्कूल में भी नहीं था, ऑल ऑफ अ सडन कहाँ से कहाँ से डेवलप आ हो गया? गया। फिर ये यही सब बिहेवियर्स हमारे साथ घर पे भी करने लग गए। Okay. शी यूज्ड टू पुल माय हेयर्स जैसे ही मैं इसको काम कराने बैठती Right. और भाग जाती कि नहीं करना। थेरेपी सेंटर्स में भी सेम शुरू हो गया। Right. थेरेपिस्ट के पास भी जाके नहीं करेंगे या फिर उनको पिंच करना। Right. वन डे शी पुल्ड माय हेयर्स, इतना स्ट्रॉन्ग पुल किया कि रूट से माय हेयर्स केम आउट एंड दैट वाज लाइक कि यार ये तो बहुत ही गलत बिहेवियर हो रहा है। वी वेंट टू द स्कूल, वी आस्क्ड फॉर द सीसीटीवी फुटेज कि आप हमें क्लास की दिखाओ। दे रिफ्यूज्ड एंड देन दे ब्लंटली टोल्ड अस दैट यू कैन टेक योर चाइल्ड बैक, वी कैन नॉट हैंडल हर, क्योंकि हमें बाकी पेरेंट्स की कंप्लेंट्स आ रही हैं। तो वी टोल्ड देम कि यू कैन नॉट डू दिस as per right to education, my child, you cannot pull her, you cannot ask me to pull her out. Right. But फिर उसके बाद वो एक unnecessary pressure create करने लग गए थे हर situation पे। So we decided to pull her out. कहीं ना कहीं मुझे था कि मेरा बच्चा स्कूल जाना चाहिए, हर एक का बच्चा जाता है, तो I took her to various schools for admission, but everybody denied admission. We shifted from Delhi to Noida कि यहाँ तो बहुत schools हैं, but she didn't get admission. Time निकलता चला गया. Then I said कि yeah, let me take hold of it. Then I pulled her from all therapies for at least around 3 months. We started all the things at home. Only that she was doing OT, occupational therapy, with the same teacher. और फिर हमने जब इसको 3 to 4 months घर पे एक प्लान बना के स्ट्रक्चर वे में काम करना शुरू किया, तो gradually the behavior faded. Then I again tried for admission to the schools, but she was not given admission. Then I opted for homeschooling. And then we started doing this open school. फिर मैंने सौम्या को 5th का एग्जाम दिलाया ओपन से, NIOS से, level B. And she did great in that. She got 92.8% marks independently बैठ के, without me. So I thought, ठीक है, I'll take the charge. Let us do level C also. Level C was class 8th. Now 5th to 8th in 1 year was very difficult and really challenging. But maths इसने बहुत आराम से पिक कर लिया और SST बहुत मुश्किल लगी इसको. But still she did it. As per age इसने वो criteria पूरा कर लिया था, तो we did 8th also. Then I started looking for some special school. जहाँ पर ये जाए, इसको थोड़े बच्चे मिले, क्योंकि इसकी सोशलाइजेशन नहीं हो रही थी और उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था इसकी लैंग्वेज स्टक हो गई है. देन आई सेंट हर टू अ स्पेशल स्कूल जहाँ पर ये 2.5 years गई है. एंड फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए थे वहाँ पर भी कि वी कुड नॉट कंटिन्यू ओवर देयर बिकॉज शी बिकेम क्वाइट वोकल व्हाइल गोइंग देयर एंड शी यूज्ड टू टेल मी सेवरल इंसिडेंट्स. सो मैम, इसका मतलब ये है कि बिहेवियर्स एक ऐसा चीज़ है जो बच्चे पिकअप करते हैं और देन दे स्टार्ट मैनिपुलेटिंग द पेरेंट्स, टीचर्स, सराउंडिंग्स. तो एक बिहेवियर है जो पेरेंट्स के लिए बाद में बहुत बड़ा चैलेंज बनता है. Exactly. और उसको फिर रिमूव करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है. तो इसीलिए मैं हमेशा सारे पेरेंट्स को ये कहता हूँ कि और बिहेवियर हमसे ही आता है. हमारे मिस हैंडलिंग की वजह से या फिर हमारे हम उन्हें प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर पाते या फिर कुछ जाने अनजाने में ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं
जो हमें ऐसा लगता है कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और उसके सामने ही बहुत बातें ऐसे करते हैं कि नेगेटिव बात करते हैं, और उसको बच्चा सब कुछ सीख रहा होता है और बाद में फिर उसको याद करता है और फिर वो बिहेवियर एक बनता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो वो सौम्या भी वही की, उसने मैनिपुलेट करने स्टार्ट किया, उसकी स्कैपिंग बिहेवियर बनाया। फिर चूंकि उसके पास में प्लानिंग नहीं थी, होल डे की जो शेड्यूलिंग होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, वो नहीं थी, तो वो बिहेवियर कर रही थी। लेकिन जब आपने उसे एक गाइडलाइन में लेके आए कि आपको ये करनी है, जब आपने एक्टिविटी की, तो फिर अगेन वो फेड आउट हो गया जी। सो एक प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हर बच्चे का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बच्चों है, और स्ट्रक्चर्स को नोट डाउन करना चाहिए, बिकॉज स्टार्टिंग में इनको उसको फॉलो करने में, बिकॉज दे कांट मेक बाय देमसेल्व्स, तो बना नहीं पाते हैं। जैसे मुझे पता है कि अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, उसके बाद में हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, क्योंकि इनमें उतनी ज़्यादा प्लानिंग नहीं होती है, उतना इमेजिनेशन डेवलप नहीं होता है, तो स्ट्रक्चर नहीं कर पाते हैं। तो यदि हम स्ट्रक्चर करके दें तो काफ़ी सेटल्ड रहते हैं, और वही हुआ है सौम्या के केस में। और सिर्फ वही बात है, क्योंकि हर चीज़ को जो हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं, तो उनमें वो प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होती, राइट। और दूसरा वो हर चीज़ की जो इमेज फॉर्मेशन है, आप में बात करें, वो नहीं बना पाते। तो जितनी अगर हम बच्चों को प्रिडिक्टेबिलिटी देते जाते हैं, तो भी बिहेवियर्स जो है वो रिड्यूस होते चले। राइट। और फिर बाद में, अच्छा हाँ, लास्ट जो आपका कन्वर्सेशन था कि वो सब चीज़ बताने लगी थी, इट मीन्स कि वो सारी चीज़ें जो स्कूल का जो पोल खोलना होता है वो करने लगी थी, और वो आपको ट्रबल कर रहा था, क्योंकि अब आपको ट्रू फिगर पता चलने लग गई थी ना। स्कूल में ये भी होता है, किसी बच्चे को बंद कर देना, ये कर देना। मैं दिस इज नॉट ए जनरल स्टेटमेंट, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे स्कूल में होता होगा, लेकिन वो तो कहीं ना कहीं तो होता है, कहीं ना कहीं तो होता है। और चूंकि बच्चे बहुत ही नाइव होते हैं, बहुत ही इनोसेंस होते हैं, और वो जो कुछ बता रही है वो मैनिपुलेट नहीं कर रही है, वो सब कुछ ट्रू बता रही है जी। तो इसीलिए और ज्यादा आपके लिए कंसर्स हो गया वो, क्योंकि स्टोरी बिल्डिंग तो अभी कर नहीं सकती थी, इतनी तो नॉलेज है नहीं, और इतनी लैंग्वेज भी नहीं है। तो वो बताती तो जो भी थी हमें, चाहे वो फ्रेजेस में बता रही है या टेढ़े मेढ़े सेंटेंसेस में बता रही है, पर वो बता तो हमें ट्रुथ ही रही थी। राइट। यस। सो इस पूरे प्रोसेस में आप स्पेशल एजुकेशन में कैसे आए, और कैसे आपने स्टार्ट किया? कुछ आपने कोर्स वगैरह किया? हाँ जी सर, मैंने कोर्स किया था, स्पेशल एजुकेशन और प्ले थेरेपी दोनों का कोर्स किया है। स्पेशल एजुकेशन इसलिए करानी जरूरी थी क्योंकि हर चीज जो थी वो नॉर्मल वे में नहीं पकड़ रही थी। स्पेशली कॉम्प्रिहेंशन था जब, तो हम उसको स्टोरी पढ़ा रहे थे, वो कॉम्प्रिहेंड ही नहीं करती थी, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को समझ ही नहीं पाती थी। भाई एक बर्ड फ्लाई कर रहा है, जब तक उसने बर्ड को फ्लाई करते देखा नहीं, समझ ही नहीं आ रहा। बर्ड के विंग्स है इसलिए फ्लाई कर रहा है, एरोप्लेन के विंग्स है इसलिए वो फ्लाई कर रहा है, मगर एरोप्लेन के विंग्स तो हमने ऐसे टर्न होते हुए नहीं देखे, तो वो कैसे फ्लाई करता है। तो वो सब चीज़ों की इमेज फॉर्मेशन नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से कॉम्प्रिहेंशन स्टोरीज का नहीं आ रहा था, उसकी वजह से हम लैंग्वेज में भी स्टक अप हो रहे थे। तो फिर वो मेरा एक मेन कंसर्न हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे बार बार ग्रास रूट लेवल पे जाना पड़ रहा था इसको लेके। वो एक मेरा मेजर कंसर्न एरिया था, जिसकी वजह से मुझे स्पेशल एड करना पड़ा ताकि मैं इस चीज़ों को ओवरकम कराऊँ। मगर स्पेशल एड करने में आपको क्या होता है कि थियोरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छी मिलती है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत सारा नहीं मिल पाता until and unless you get the internship training in a special school. क्योंकि मेन स्ट्रीम में या इंक्लूसिव में आपके पास सिर्फ क्रीम होती है, जिनके पास बहुत सारे चैलेंजेस नहीं होते हैं। तो जैसे जैसे आप बच्चों के साथ वर्क करते जाते हो ना, आपको न्यू न्यू टेक्निक्स मिलती हैं। फिर ड्यूरिंग कोविड सौम्या की लैंग्वेज स्टकअप थी, तो आई डिड अ प्ले थेरेपी कोर्स, जिसकी वजह से इसका एक्सप्रेसिव लैंग्वेज काफ़ी इम्प्रूव हुआ। एक्सप्रेशन बेटर होने के साथ साथ स्टोरी बिल्डिंग, स्टोरी नरेशन, डे टू डे इवेंट रिकॉलिंग, उसका नरेशन, हर जगह के बारे में बताना, वो सब चीज़ें बहुत बेटर होती। तो आप पूछते थे कि घूमने गए तो आपने पूछा कि क्या क्या किया? हाँ जी। आपने लिखने के लिए बोलते थे? लिखती तो वो वैसे ही है। जब से उसने लिखना शुरू किया टिल डेट हम लोग रोज रात को एक डायरी एंट्री लिखते हैं पूरे दिन की, जिसमें हम दोनों साथ साथ बैठते हैं। वो अपनी डायरी में लिखेगी और मैं अपनी डायरी में लिखूंगी, फिर वो मेरा रीड आउट करती है और मैं उसका रीड आउट करती हूँ। तो उससे उसका जो वो रिकॉलिंग है उसमें कोई दिक्कत कभी आई ही नहीं, वो उसका बहुत क्लियर होता चला गया और वो एक एक छोटा छोटा इवेंट डिस्क्राइब करने लगी
कि मैंने आइसक्रीम खाई थी और आइसक्रीम हम कहाँ से लाए, फिर मैंने ना आज उसका रैपर मम्मा बेड के पास ही रख दिया था। वो ये सब चीजें भी इतनी डिटेल में लिखने लग गई, तो वो चीजें उसकी ये डेली स्क्रिप्ट राइटिंग जो हम कर रहे थे उससे थॉट्स आया। को ऑर्गेनाइज करने स्टार्ट की। जी, पर फिर जो अपनी थॉट्स के अलावा दूसरों की थॉट्स को प्रिडिक्ट करना, सामने वाला क्या सोच रहा होगा या सामने वाला जो बात कह रहा है उसका क्या मीनिंग हो सकता है, क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं, वो सब चीज़ें इसने प्रिटेंड प्ले से सीखी, रोल प्ले से सीखी कि चल आज तू डॉक्टर बन, मैं पेशेंट बनती हूँ, तू टीचर, मैं पेशेंट स्टूडेंट, तू आज मम्मा बनेगी, मैं तेरी बेटी बनूंगी। तो वो जो रिवर्स रोल प्ले था, वहाँ से इसका लैंग्वेज बेटर होना शुरू और बहुत बेटर, उस चीज़ से हमें बहुत हेल्प मिली। ओके, तो आप किसी लैंग्वेज थेरेपिस्ट के पास भी गए थे कभी? बहुत स्टार्टिंग में तो जहाँ गए थे वो बहुत डिसहार्टनिंग था उनके पास जाना। क्या इंसिडेंट हुआ था? साउथ एक्स में बहुत फेमस है वो, जिनके पास गए थे हम लेके, उन्होंने फर्स्ट टाइम जब हम गए तो ऑब्वियसली उस टाइम पे तो सेटल्ड नहीं थी इतनी, तो वो उनके कार्ड्स पड़े थे बहुत सारे टेबल पे। तो सौम्य ने सारे कार्ड्स उठा के उल्टा सीधा नीचे गिरने लगे। तो द वे शी सेड ना, ए लड़की, ऐसे वो बहुत बैड था। ऐसे हम बोल नहीं सकते किसी को, किसी को भी। सिमिलर इंसिडेंट मैंने भी फील किया है एंड मैं इसलिए मैं महसूस कर सकता हूँ कि कितना बैड होगा। बिकॉज मैं एक स्कूल में गया था लक्ष्य, और जहाँ पे उसकी प्रिंसिपल ने कहा था कि लक्ष्य, वो कुछ ऐसे वर्ड, एक लैंग्वेज यूज कर रही थी जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। राइट। लीना को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि ऐसे क्यों बोल रही, हालांकि कुछ बहुत से कुछ ऐसा कुछ बोल नहीं रही थी, बट द लैंग्वेज शी वाज यूजिंग वाज नॉट प्रॉपर। सो देन वी डिसाइडेड कि नहीं, यहाँ पे तो नहीं, अब यहाँ से हमें जाना पड़ेगा। सो ये तो बहुत ही तो मैंने बस उनसे ये पूछा था कि मैम आगे के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। आगे से मेरा मतलब ये तो नहीं कि अगर मैं अपने 5 साल के बच्चे को ले जा रही हूँ तो आई एम डिस्कसिंग विद यू अबाउट हर मैरिज एंड अदर प्रोस्पेक्ट। शी सेड कि यू पीपल लाइक यू, पेरेंट्स लाइक यू शुड नॉट ड्रीम अबाउट योर किड्स। ऐसा नहीं है कि उसकी कोई शादी होगी, आगे फ्यूचर लाइफ होगी। एंड आई वाज लाइक मैम मैंने नहीं आपसे ये पूछा। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, टीयर्स आते गए एंड आई गॉट अप, सौम्या का हाथ पकड़ा एंड आई केम आउट। मेरे हस्बैंड ने पूछा क्या हुआ, तुम तो असेसमेंट भी ले गई थी, व्हाट हैपेंड। मैंने कहा उन्होंने कुछ असेसमेंट नहीं किया। एंड ही वेंट इनसाइड। उन्होंने कहा मैम आपने क्या कहा मेरी वाइफ को, शी इज नॉट एबल टू स्पीक, वो बहुत रो रही है। तो उन्होंने बोला कि मैंने सिर्फ ये बोला कि आपके बच्चे की ऐसे सोचो कि आगे कोई ड्रीम लाइफ होगी या कोई मैरिज होगी। तो मैंने उसको ये ना, उनको ये ट्रूथ दिखाया है। तो मेरे हस्बैंड ने उनको ये बोला कि मैम हमने आपसे पूछा नहीं था इस चीज के लिए, हम जो काम के लिए आपके पास आए थे आपने वो करा। राइट। डिड यू असेस माई चाइल्ड। राइट। तो कहती नो आई डिडंट हैव द टाइम टिल नाउ, अभी मैं उनसे बात कर ही रही थी एंड योर चाइल्ड वाज picking up all the cards, throwing them all here and there. Okay. So he said, okay, so you have done your part, thanks for it, but I'll definitely, if I definitely get a time na, I'll write about you in somewhere and inform parents that they should not come to negative people like you. Right, exactly. Means यदि सिनेरियो की बात करें तो अभी भी बहुत चेंज नहीं है। नहीं। अभी भी आप देखेंगे ना तो मेरे हिसाब से 15 साल पहले की बात है, और 15 साल बाद में भी बहुत सारे थेरेपिस्ट इसी माइंडसेट में रहते हैं और उनको लगता है कि कुछ नहीं हो सकता। जबकि जब आप अनफोल्ड करते हैं चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप तो बहुत कुछ होता है। जैसे कि सौम्या के केस में वो टाइम था जहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स, और अभी है जहाँ पे इतनी सेटल्ड है और अपने आप को मैनेज कर लेती है। अभी भी ऐसा नहीं है कि उसमें मेल्टडाउन नहीं होता है, मेल्टडाउन होता है, बट शायद वो कोप अप कर लेती है खुद से ही। सिर्फ कोप अप भी कर लेती है और वो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी डे बाय डे रिड्यूस होती चली जाए। तो वी आर इन दिस होप ना कि वो आगे धीरे धीरे अपने आप को पूरी तरह से कोप अप करने लग जाएगी। प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको और मुझे भी आती हैं, पर हमें उन सोशल सिनेरियोज में मास्किंग करनी आती है। उसको भी हम वही सिखा रहे हैं कि कैसे उसको उन सिचुएशंस को हैंडल करना है। राइट। सो स्पेशल एजुकेशन में चूँकि लक्ष्य भी आपके पास जाता है और बहुत इंजॉय करता है लक्ष्य एक्चुअली वहाँ पे। मुझे याद है जब मैं फर्स्ट सेशन में गया था आपके पास में, तो लक्ष्य ने आपको बहुत टीच करने की कोशिश की थी बिकॉज वो स्कैप करना चाह रहा था। हाँ जी। तो ही डिड अ लॉट ऑफ इन नंबर ऑफ थिंग्स कि मैं यहाँ से बच जाऊँ।
but how beautifully you handle lunch. So कैसे मतलब ये कैसे आप हैंडल करते हैं? सर क्या बिहेवियर स्ट्रेटजी हैंडलिंग यूज के करते लिए हैं? 2 स्ट्रैटेजीज है। एक, मुझे उसको आई कांटेक्ट नहीं देना, ओके और दूसरा, मुझे अपने फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं लाना। ओके नो आई कांटेक्ट एंड नो एंजाइटी ऑन माई फेस, बिहेवियर ग्रेजुअली फेड डाउन हो जाएगा। मोर एंशियस वी गेट, ओके मोर वॉइस मॉड्यूलेशन वी डू, वो बार बार मेरी वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए, मेरी एंशियसनेस देखने के लिए बार बार बिहेवियर करेगा बच्चा। राइट राइट सो यही 2 स्ट्रैटेजीज आप फॉलो करो तो ग्रेजुअली बिहेवियर फेड डाउन हो ही जाए। नॉर्मली ये पेरेंट्स करने की भी कोशिश करते हैं, बिकॉज ये बात तो मुझे पहले ही बताई गई है कि आपको एक्सप्रेशंस नहीं देने, बट ये बच्चे इतने एक्सट्रीम पे चले जाते हैं ना, फिर वो करना ही पड़ता है बिकॉज सेफ्टी कंसर्न्स भी आ जाता है। जी सर, अगर मुझे सेफ्टी कंसर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहो ना, मैं दोनों बच्चे के दोनों हैंड पकड़ लूंगी, होल्ड करके, और मैं बोल दूंगी नो, ओके विदाउट रेजिंग माई वॉइस। ओके आप वो मत कीजिए, बच्चे का बिहेवियर पक्का सेटल डाउन हो जाए। और एक आई कांटेक्ट नहीं देना, ओके आई कांटेक्ट दिया तो फिर वो बिहेवियर इंक्रीज होगा। ओके राइट राइट। एंड स्पेशल एजुकेशन को लेके एक बार मेरी आपसे बात हुई थी कि जो छोटे बच्चे होते हैं नॉर्मली, जी आई मीन 4 इयर्स तक, उनके लिए तो मटेरियल्स इतने अवेलेबल हैं और मिल जाते हैं, लेकिन बड़े बच्चे जो 4 साल के से बड़े हैं, फिर उसके बाद में 7 इयर्स 8 इयर्स एंड 12 इयर्स, फिर मटेरियल्स मिलना भी बंद हो जाता है, मतलब कहीं भी नहीं मिलते, क्योंकि उनके लिए कोई उस तरीके से चीज़ें बन नहीं रही हैं। तो उसमें कैसे आप फिर आप खुद बनाते हैं मटेरियल्स, आप खुद प्रिपेयर करते हैं, इनके लिए कस्टमाइज करते हैं कि जी। क्या तरीका अपनाते हैं? जी, बेसिकली कस्टमाइजेशन एज पर चाइल्ड ही होता है, क्योंकि ओके, यहाँ मींस पे आईपीज आपको बनानी पड़ती जी, है, बनानी आईपी के अकॉर्डिंग आपको मटेरियल बनाना पड़ता है। जी, कुछ मटेरियल ऐसा होता है कि जो मेरे 5 बच्चों के लिए भी यूज हो जाएगा, और कुछ बिल्कुल भी नहीं यूज होता, और एक बच्चे के लिए सोच के भी बनाया जाए तो वो कई बार नहीं फायदा करता, नहीं करता, उसके लिए सेकंड ऑल्टरनेटिव मुझे सर्च करना ही करना पड़ता है। ओके और इसी थॉट को सोच के ही हम अभी सोमू की वोकेशन, सौम्या, सौम्या राइट। हाँ जी, उसकी वोकेशन के लिए भी हम लोग कुछ अडेप्टेड बुक्स भी बना रहे हैं। आपने तो शायद देखी भी है ना, अब तो हमने उसमें काफी सारी सीरीज बना ली है, राइट 30 बुक्स के अप्रोक्सीमेटली हमने बनाई है। ओके कुछ मतलब ऐसी है जो कॉग्निटिव लेवल्स इंक्रीज करने के लिए बनी है, तो कुछ यही सोच के भी कि बच्चे इंडिपेंडेंट वर्किंग में भी कैसे आ सकते हैं। राइट। बहुत सारे पेरेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे पेरेंट्स वो एकेडमिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बहुत स्ट्रेस देते हैं एकेडमिक्स पे कि एकेडमिकली वो बहुत एक्सेल करे, बट बाकी जो चीज़ें हैं जैसे एडीएल है, उसके बिहेवियर्स हैं, उसका एक्सपोजर है, वो सब देते ही नहीं है। तो आपके हिसाब से एकेडमिक्स का और बाकी चीज़ों का जो सोशल स्किल्स हैं, क्या इम्पोर्टेंस है? सर देखिए, लाइफ स्किल्स जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू एकेडमिक्स। एकेडमिक्स। जो मैं एकेडमिक्स में करा रही हूँ, इफ आई कन्वर्ट इट इनटू द लाइफ स्किल्स ऑफ द चाइल्ड, तो जो मेरा एकेडमिक कंसेप्ट है वो डन है, राइट। उसका फायदा भी है बच्चों को। मैंने बच्चे को टेबल टॉप पे टाइम सिखा दिया, और अगर मैं उसको डे टू डे लाइफ में वो चीज़ कि अभी आप स्कूल गए, स्कूल से आप इतनी बजे आए, तो कितने टाइम आप स्कूल में रहे, राइट। अगर मैं इस तरह की चीज़ सिखा रही हूँ साथ में, तो जो कंसेप्ट है वो मेरा Right. लाइफ स्किल्स में कन्वर्ट हो रहा है। yes. तो ये पर्पस होगा कि हम एकेडमिक्स को साइड बाय साइड लाइफ स्किल्स में कन्वर्ट Right. करते जाएं। प्लस एडीएल्स तो वी हैव गॉट नो ऑप्शन, Right. एडीएल्स को तो हमें कराना ही कराना है। Yes. तो इसका मतलब नॉर्मली ये होता है कि एकेडमिक्स का मतलब ये है, यदि न्यूरोटिपिकल बच्चों की भी बात करें तो एकेडमिक्स का वही मतलब है कि वो लाइफ स्किल्स में कन्वर्ट होना चाहिए और आपकी जो एनवायरनमेंट लर्निंग में कन्वर्ट होना चाहिए। जो कि न्यूरोटिपिकल न्यूरो डाइवर्स बच्चों के केस में वो एकेडमिक्स को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, आई मीन वो एनवायरनमेंट लर्निंग पे नहीं आते हैं, और पेरेंट्स उस बात को समझ नहीं पाते हैं। पेरेंट्स को इस बात को समझना चाहिए कि एकेडमिक्स को वो यूज कर पा रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में कि नहीं। यदि ये यूज नहीं कर पा रहे हैं तो उस एकेडमिक को कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। अब एक फॉर एग्जांपल हम पैटर्न सिखाते हैं। एक बच्चा आता है मेरे पास, उसको नेल आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है, वो अपने हैंड पे करने की कोशिश करती है पर खुद नहीं कर पा रही। तो हमने क्या किया, उसके साथ आर्टिफिशियल नेल्स लाए, और वो पैटर्न्स में बहुत इंटरेस्टेड है। अब हम उसको एक पैटर्न बना के दे देते हैं, तुम नेल आर्ट के टूल्स लेके इस सेट पर ये पैटर्न फॉलो करो। उसका जो पैटर्न का इंटरेस्ट है वो भी फॉलो हो रहा है,
और वो नेल आर्ट पे कर रही है, तो वो एक लाइफ स्किल भी सीख रही है जिसको हम कल को उसकी वोकेशन में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये है कि हम जो भी सिखा रहे हैं उसको लाइफ स्किल में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, वो पर्पस होगा हमारी एकेडमिक्स का। स्पेस गियर्स में, स्पेस गियर रिसर्च इंस्टीट्यूट में हम लोग एक पैटर्न फॉलो करते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड व्हाट आर द पाथ्स। सो ऑब्जेक्टिव्स में हम है हमारा कि वो एडीएल पे आए बच्चा, उसकी अवेयरनेस बढ़नी चाहिए जी, उसका कम्युनिकेशन इम्प्रूव होना चाहिए और वो प्ले में आना चाहिए। okay. और फिर इसके लिए हम पेरेंट्स को कहते हैं कि क्या इन पॉइंट्स में या इन पॉइंटर्स से बच्चा इम्प्रूव कर रहा है कि नहीं। right. भले ही उसके लिए पाथ जैसे भी हो, चाहे आप ओटी करवाइए, स्पीच करवाइए, स्पेशल एजुकेशन करवाइए, आप ग्रुप थेरेपी करवाइए, सब कुछ करवाइए, लेकिन यदि इतनी सारी थेरेपी देने के बाद यदि इस पॉइंटर्स पे बच्चे इंप्रूव नहीं कर रहे हैं तो फिर इस थेरेपी का कोई मीनिंग नहीं, बिल्कुल। और हम थेरेपिस्ट और हम पेरेंट्स को ही मेन बिगेस्ट स्टेक होल्डर बनाते हैं, थेरेपिस्ट को कभी नहीं बनाते। हम कहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है कि आपको ये सारी चीज करवानी है। एडीएल एक्टिविटीज थेरेपिस्ट बहुत हद तक नहीं करवा सकता। अवेयरनेस बच्चे में आ रहा है नहीं आ रहा है वो पेरेंट्स का काम है। कम्युनिकेशन कितना इफेक्टिवली कर रहे हैं ये पेरेंट्स का काम है जी। और उसके बाद में वो प्ले में जा रहा है कि नहीं, क्योंकि खेलना बहुत जरूरी है बहुत। और मैं तो ये मतलब आज के कंसेप्ट में आप देखेंगे मॉडर्न डेज में तो ये एजुकेशन वगैरह सारी चीज़ें भी आ गई है, लेकिन बहुत पहले 1000 ईयर्स 2000 5000 ईयर्स पहले सबको कहाँ एजुकेशन मिलता था, सिर्फ प्रिविलेज लोगों को मिलता था, बट खेल में सब होते थे और खेलना बहुत जरूरी है क्योंकि उसी से बच्चे का इवॉल्व होता है। एग्जैक्टली। तो क्या सौम्या कभी रही प्ले में, कभी खेली है प्रॉपर तरीके से किसी बच्चों के साथ में, या कोऑपरेटिव प्ले में भी है? सौम्या नहीं खेलती थी, सॉलिटरी प्ले था सिर्फ, मगर धीरे धीरे उसको वो प्ले सिखाया। फिर उसको रोल प्ले, प्रिटेंड प्ले बहुत कराया। कोऑपरेटिव प्ले वो कभी भी नहीं करती और अभी भी वो बहुत नहीं करती, डिसइंटरेस्टेड ही रहती है इस तरह की प्ले सिचुएशंस में। सिर्फ अगर उसके बहुत फेवरेट पीपल हैं 2-3 तो उनके साथ खेल लेगी, मगर दैट टू ओनली फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स, राइट, नॉट इवन फॉर एन आवर नहीं खेलेगी। इसका मतलब ये जो पैरामीटर है जिसमें हम कहते हैं कि प्ले में इवॉल्व होना चाहिए, उसमें अभी नहीं हुई। जैसे लक्ष्य के केस में भी मैं देखूं तो लक्ष्य भी प्ले वाले उसमें इवॉल्व नहीं हुआ। और मैक्सिमम बच्चे जो कि न्यूरोडाइवर्स हैं या फिर ऑटिज्म है या फिर और भी प्रॉब्लम है, उनको देखता हूँ कि जो खेल वाली जो चीजें हैं वो नहीं है उनमें। सर एक्चुअली पता है क्या उसका रीजन एक बहुत मेजर ये है कि हमारे बच्चों को ना सेंसरी प्ले का एक्सपोजर बहुत ज्यादा नहीं होता। हम लोग मोस्टली न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, तो एज अ मदर भी मैं क्या करती थी, सौ में गंद मत मचा, मुझे दोबारा साफ करना पड़ेगा, टॉयज मत फैला, यहाँ मिट्टी मत कर। तो जितना सेंसरी प्ले बच्चे को मिलता है ना बचपन में, उतना ही वो प्ले में इवॉल्व करता है और इंटरेस्टेड रहता है प्ले करने में। तो कहीं ना कहीं वो सेंसरी प्ले जो लैक होता है हमने नहीं दिया। अब हम उसको एक्सपोजर जितना मर्जी देते हैं, मगर वो एज के अकॉर्डिंग तो नहीं मिला ना, तो उस हिसाब से इसलिए वो प्ले में बहुत पीछे ही रह जाते हैं। इसका मतलब जिस टाइम पे जो चीज मिलनी चाहिए थी वो चीज हुआ नहीं, इसलिए मैं अभी यदि दूंगा तो कभी इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा प्ले में। अब क्या होगा, अब सेंसरी प्ले में इंटरेस्ट है, राइट। कोऑपरेटिव तक आने तक तो मुझे आपकी बात सुन के रिप्लाई करना है, एक साथ मुझे कोऑपरेट करके काम करना है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, जो रूल्स है वो फॉलो करना है। तो इतना तो नहीं करूंगी, मैं क्यों करूं, मैं तो अपने आप अकेले खेल लूं। मैं खेल सकती हूँ, मैं तो अपने आप एंजॉय कर सकती हूँ, बस मैं एंजॉय कर रही हूँ, व्हाई डू आई नीड इट। राइट, एग्जैक्टली। एंड एक और चीज है मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पेरेंट्स को ये बात समझ में नहीं आती है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब बच्चा छोटा होता है, मतलब जब वो 1 साल का होता है या फिर 1.25 साल का 1.5 साल का होता है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, वो खिलौने देते हैं और वे एक्सपेक्ट करते हैं बस खिलौना दिया काम खत्म। खिलौना देने से बात नहीं बनती, हम खेलते नहीं ना बच्चों के। खिलौने को देने के बाद में उसे सिखाना पड़ता है कि इससे खेला कैसे जाता है। यदि आप कार दिया आपने और यदि कार को आपने पुश करके नहीं बताया, कार को इस तरीके से मैनेवर करना है, ऐसे मूव करना है, साउंड निकालनी है, जूम लाइक दिस, तो वो फिर बच्चे को कैसे समझ में आएगा कि खेलना क्या है, बिकॉज उसके लिए एक ऑब्जेक्ट है। और फिर वो क्या करता है, देन ही स्टार्ट रोटेटिंग द व्हील्स, बिकॉज वही वो चीज होता है, या लाइनिंग करना, ड्रैगिंग करना। और जब रोटेटिंग जब करते हैं आप व्हील्स को, जब आप एक रेपिटेटिव टास्क में आते हैं, देन यू बिकम अ काइंड ऑफ ए हिप्नोटाइज्ड and it becomes then behavior and
इट इज द रेड सिम्टम्स ऑफ द ऑटिज्म बिल्कुल। जो वहाँ से वो पिक कर रहा है। तो सिर्फ खिलौने देने से बात नहीं बनेगी, बच्चे को सिखाना पड़ेगा कि खेलना कैसे और बच्चे के साथ में खेलना भी पड़ेगा, तब जाके ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होगी। सो अभी तक जो मैंने पॉडकास्ट किया है, मैंने पेरेंट्स के साथ नहीं पॉडकास्ट किया है, सारे बहुत मेहनती पेरेंट्स और वो पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया अपने बच्चे के लिए जी। और फाइनली उनको रिजल्ट्स भी मिला, उनके बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन वो किसी बॉय की मदर थी जो मैंने अभी तक पॉडकास्ट किया है, आप एक गर्ल की मदर हैं जी। तो आप उसके बारे में बताइए कि गर्ल चाइल्ड को लेके क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि आप चूंकि स्पेशल एजुकेशन देते हैं बाकी बच्चों का, तो आपको आइडिया है कि एक लड़की में और एक लड़के में क्या चैलेंजेस हैं, खासकर न्यूरोडाइवर्स बच्चों। जी, जब सौम्या 8-9 ईयर्स की हुई तो मुझे भी ये घबराहट होने लगी कि कैसे हैंडल करेगी ये प्यूबर्टी वाला टाइम। मैंने बहुत उस वक्त आसपास लोगों को ढूंढने की कोशिश की, पर मोस्टली बॉयज मिलते थे, गर्ल्स आई कुडंट फाइंड एनीवन। देन माय कजन इज अ गायनी, आई टॉक टू हर कि मैं क्या करूँ, इसको कैसे समझाऊँ। तो शी सेड कि लुक फॉर द साइंस ऑफ प्यूबर्टी, हेयर ग्रोथ देखो, एंड एज सुन एज यू see it means you have a time of approximately 1 year in puberty onset. So start teaching her. Soumya was 9.5 when I started training her about the menstrual cycles. तो पहले टेबल टॉप पे स्टार्ट करा, फिर डॉल्स के प्रिटेंड प्ले के साथ करा वो सब चीज़ें। तो when she actually got the puberty, it was not difficult for her to handle except for the pain. Okay. And the cramps she had. 2 days before first time when she got her periods, 2 days before she started shouting very loudly and screaming at the top of her voice. पर मैं नहीं समझ पाई कि ये क्यों कर रही है, क्योंकि at that time she was not very verbal, 12 years. She was verbal but not completely verbal. Right. पेन वगैरह का बस उसने बोला पेन है, बट कहाँ पेन है वो नहीं बता पाई। तो आई थॉट कि चेंजिंग वेदर है, विंटर्स वर अप्रोचिंग, इट वाज अक्टूबर, तो शायद कहीं उसकी वजह से बॉडी एक हो रहा होगा। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, फीवर वगैरह चेक किया नहीं था। सेकेंड डे ऑल्सो शी वॉज लाइक कि शी वॉज नॉट गेटिंग अप फ्रॉम द बेड, पेन है, बॉडी पेन है, बॉडी पेन है, बॉडी पेन है। तो आई गेव हर 1 पैरासिटामोल एंड रेस्ट करो, आज कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। थर्ड डे जिस दिन इसका एक्चुअली फर्स्ट डे ऑफ प्यूबर्टी था, मेंस्ट्रुअल फर्स्ट साइकिल आई, तो व्हेन शी गॉट अप एंड शी टोल्ड मी दैट देयर इज ब्लड ऑन द बेड, आई वेंट देयर एंड आई सॉ एंड ओके सौम्या, आपको पता है ना व्हाट यू हैव टू डू। सो I was myself getting very fearful actually situation देख के वहाँ पे, and I'm really having goosebumps now also कि वो situation क्या थी। But she went to the washroom herself, और ये अपना वहाँ पे सारा इसने provision रखा हुआ था, हमने अंदर ही इसका रखा था। तो she got ready and she came, she changed her clothes and then she said, now I am a big girl. सोमू बड़ी लड़की है। ये इसके वर्ड्स थे जिसने बाहर आके बोले, सोमू बड़ी लड़की है, एंड शी वेंट टू हर नानी, सोमू बड़ी लड़की है। तो उन्होंने मुझे पूछा व्हाई शी सेइंग दिस, तो मैंने उनको बोला, कहती अच्छा ओके। सो शी वाज हैंडलिंग दैट वेरी ग्रेसफुली ड्यू टू द ट्रेनिंग दैट वी गेव, और वो ट्रेनिंग जो वी डिड दैट फॉर ऑलमोस्ट 2 years. ओके, राइट। जो ट्रेनिंग के बारे में आज हर जगह पे बताया जाता है कि पहले आप ट्रेन करो, आपको किसी ने बताया नहीं, लेकिन आपने खुद ही उसको पिकअप करके ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। मेरी सिस्टर ने यही बोला कि उसको ट्रेन करना पड़ेगा तुझे। अब कैसे, क्योंकि हम लोग सब चीजें ही पहले टेबल टॉप पे सिखा रहे थे और फिर उसको समझा रहे थे, तो वही चीजें फॉलो की इसमें भी, कि पहले टेबल टॉप पे कराना शुरू किया, फिर सेंसिटिव एरियाज पर वर्क करना शुरू किया डिसेंसिटाइज करने के लिए, एंड ग्रेजुअली प्रिटेंड प्ले पे वो सब चीज़ कराया, एंड देन शी हैंडल्ड इट वेरी ग्रेसफुली। सो मुझे उस टाइम पे इतनी प्रॉब्लम नहीं आई, मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, और उसने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया। मगर वो 2 years ऑफ कंसिस्टेंट हार्ड वर्क था उसके पीछे, कि जिसमें हम लोग हर मंथ 5 days ये करते ही करते थे, और कैलेंडर पे डेट मार्क करते थे। फिर हमने उसको ये सिखाया कि इट हैपेंस every month, so you have to mark the date on your calendar,
नाउ शी डज इट ऑन हर ओन। मुझे ये सब चीज़ों की आई डोंट हैव टू वरी। ओके। इसके अलावा गर्ल चाइल्ड होने का और क्या चैलेंज होता है जो आप फील करते हैं? एक्चुअली सोसाइटल बहुत प्रेशर सारी कुछ? चीज़ें हैं। Okay. जैसे व्हेन आई सेंड हर आउट आई एम ऑलवेज कॉन्शियस अबाउट बैड टच। Okay. वो हम बहुत डिस्कस करते थे थ्रू डिफरेंट स्टोरीज, पर मुझे लगता था कि ये समझती नहीं है। Okay. और दूसरा, इसको अगर कुछ भी खाने पीने का लालच दिया जाए तो शी इज रेडी टू गो विद एनी पर्सन। Right. जैसे पिज्जा बहुत पसंद है, चॉकलेट, तो इफ एनीवन ऑफर्स कि आई विल गिव यू चॉकलेट, विल यू कम विद मी, शी यूज्ड टू से यस। Okay. देन आई यूज्ड टू कॉल माय फ्रेंड्स हस्बैंड, किसी का ड्राइवर, अपने ब्रदर के ऑफिस से, हस्बैंड के ऑफिस से लोगों को, एंड आई यूज्ड टू कि इसको बोलो कि मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा, चलेगी? Okay. तो ये हर बार हाँ बोलती थी। Okay. Every इतनी time. बार कराने के बाद भी हर बार हाँ बोलती थी। Okay. फिर एक बार हमें ये करना पड़ा कि हमने उनसे बोला कि आप इसको बाइक पे बिठा के ले जाओ, Okay. और उन्होंने इसको 34 की मार्केट में छोड़ दिया। Okay. और वो छोड़ के उन्होंने बोला मैं चॉकलेट लेने जा रहा हूँ, एंड वो चले गए। Okay. बट जब इसको कोई भी नहीं दिखा ऐसे आसपास देखने पर, शी स्टार्टेड क्राइंग। Okay. तो पता नहीं कैसे इसने अपनी समझ लगाई, वहां पर मदर डेयरी है Okay. 34 की मार्केट में। इसने उसको जाके बोला मम्मी फोन करना है, Okay. और इसने मेरा फोन नंबर बोल। उसके बाद से इसको रियलाइज हुआ कि मैं स्ट्रेंजर के साथ कहीं नहीं जा सकती। Right. और फिर इसको गुड टच बैड टच की एक्चुअल Sense it. अंडरस्टैंडिंग आनी शुरू हुई Okay. कि मम्मा क्या कहना चाहती है, मुझे क्या समझा रही है। Okay. मगर इसके लिए मुझे 21 ड्रिल्स करना 21 drills. डिफरेंट Goodness. पीपल। Okay. हर एक को बार बार बुलाना पड़ता था कि आप इसको बोलो मैं ले जाऊंगा, और हर एक के साथ रेडी हो जाती Ready थी हो जाने जाते की। तो वो चीज Right. थी इसके साथ। देखिए सिमिलर सिचुएशन मैंने लक्ष्य के सामने फेस किया है, नॉट एग्जैक्टली द सेम। वो टीचिंग बिहेवियर उसका इतना ज़्यादा बढ़ गया था बीच में कि वो गाड़ी के सामने आता था, और उसके बाद में अगेन एक्सप्रेशंस देखने के लिए और उसके रिएक्शंस देखने के लिए फिर वो स्माइल करना, लाफ करना। बट वो बिहेवियर इतना ज़्यादा हो गया था जब मैं नागपुर में था कि वो इवन बड़ी गाड़ी के सामने भी आने लगा था, लाइक कार के सामने आना, एक बार ट्रक के सामने आ गया था। वो तो फॉर्चुनेटली वो कुछ हुआ नहीं, बिकॉज he pulled back himself in right time, otherwise that could be a fatal incident. बिल्कुल ऑब्वियसली। And then we thought कि क्या करना है, कैसे इसको हैंडल करें, कैसे समझाएं, ये बात समझ नहीं रहा है। Then we plan one drill जिसमें हमने वो प्लान किया, ड्रिल प्लान किया हमने। बाइक में वो आया, everything was orchestrated, to control में था हमारा कि क्या करना है। And then he just little bit hit. And then nobody was there, and we create a very panicky situations. Then from that day onwards he started learning कि मुझे ये नहीं करना, because ये मेरे लिए रिस्की है ये। So बहुत सारी चीजें कई बार आपको ड्रिल करनी पड़ती है हमको। So सौम्या के बारे में इतनी सारी बातें आपने बताई, उसकी पूरी जर्नी बताई जी। तो सौम्या के क्या ड्रीम्स हैं और आपका क्या ड्रीम है सौम्या को लेके? मुझे तो बस उसको सेटल करना है। मेरा ड्रीम तो यही है कि वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। Okay. बट सौम्या का ड्रीम जो है वो मेजरली हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहती है। Okay. और उसके लिए वो बहुत सारे हेयर स्टाइल्स बनाने सीखती है यूट्यूब से देखकर। अभी तक हमने Okay. उसको ऐसा कभी कुछ ट्रेनिंग नहीं दिलाई, क्योंकि इंडिविजुअल्स पे हैंडल करना भी उसको हेयर्स को नहीं आ रहा, जबकि मैनिक्विन्स पे वो अच्छे से हैंडल कर लेती है। वो हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहती है। और उसका एक ड्रीम है कॉलेज जाने का, जो कि मेरे को बहुत बुरी तरह से क्रश करना पड़ रहा है आजकल, बहुत झूठ बोल के कि रेगुलर कॉलेज इज़ नॉट गुड, यू कैन नॉट गो देयर बिकॉज ऑफ द बुलिंग फैक्टर। Okay. अगर आप एडमिशन करा भी दें हम लोग, तो बुलिंग इतनी ज़्यादा होगी कि वो हैंडल नहीं कर पाएगी, बिकॉज वो समझती है हर चीज़, जी इवन एक्सप्रेशंस को भी रीड करती है जी, तो वो हैंडल नहीं कर नहीं पाएगी। कर पाएगी, और अब बुलिंग को अवॉइड कर भी नहीं सकते, नहीं कर सकते तो आप। हर जगह पे होता है, मतलब आइडियल सिचुएशन कहीं तो नहीं है। इसीलिए कि हम वोकेशन में कुछ ऐसा ढूंढेंगे उसके लिए जहाँ पर उसको डायरेक्ट इंटरेक्शन विद पीपल कम हो, Okay. और वो बैक एंड जॉब्स में कुछ हो। Okay, right. So YouTube पे खुद ही उसने स्टार्ट किया था सर्च करना? सर वो कि आपने अपने पहले हेयर्स ट्रेन पे लिया था? स्टार्ट नहीं, मैंने, मुझे नहीं आता ये सब, वही करती है, ये उसने खुद ही Okay. करा है। Okay, right. तो वो उसको ये शौक है हेयर्स का ना बहुत ज्यादा। Okay. वो अपने हेयर्स पे भी कुछ कुछ करती रहती, फिर हमने उसको 2 डमीज लेके दे दी थी, Okay. उनके हेयर्स पे ट्राई करती रहती है बस। और नो डाउट वो बहुत अच्छा करेगी, बिकॉज क्योंकि वो पेंटिंग में भी है, म्यूजिक में है, तो आर्ट्स में तो है ही वो। जी जी उसका जिक्सॉ पजल सॉल्व करने आता है क्विकली, मिनटों में, तो हम्म। डेफिनेटली वो
बहुत ही अच्छा करेगी। क्रिएटिव माइंड है उसका। क्रिएटिव माइंड है, जी। यस यस। तो एक चीज़ मुझे जानना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। नॉर्मली जब घर में प्रॉब्लम होता है या फिर इस टाइप के चैलेंजेस आते हैं, तो या तो मदर के लिए बहुत टैक्सिंग हो जाता है, वो इन्वॉल्व होती है, फादर्स जॉब कर रहे होते हैं। कितना इम्पोर्टेंट होता है दोनों के लिए काम करना और एक दूसरे को सपोर्ट करना, और आपके यहाँ पे उसके फादर का क्या रोल है? सौम्या की एक्सेप्टेंस उसके फादर ने सबसे पहले की थी, ओके मेरे से भी पहले। और सौम्या को प्यार भी मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा वो करते हैं। ओके तो सौम्या की ग्रोथ में, अपब्रिंगिंग में उनका बहुत बहुत बड़ा रोल है। सौम्या की डेवलपमेंट में मेरा रोल जो भी हो, ओके ऑटिज्म जर्नी में, मगर उन जो उसको प्यार मिला है और उस प्यार की वजह से जो वो ग्रोथ है, उसमें सिर्फ और सिर्फ उसके पापा का मैक्सिमम रोल है। ओके क्योंकि उन्होंने ऑफिस के अलावा जितना भी टाइम होता है उनके पास, वो डिवोटेड ओनली फॉर सौम्या। उन्होंने अपनी सोशल लाइफ बिल्कुल कट डाउन कर दी सबके लिए। नो Right. फ्रेंड्स, नो आउटिंग्स, नथिंग, ओनली सौम्या। आई मीन ऐसा नहीं कहना चाहिए, कहना ही चाहिए कि सौम्या को उन्होंने फ्रेंड बना लिया, सौम्या के जी, साथ ही आउटिंग ऐसे कर करनी है, ऐसे सकते कह सकते हैं, हैं, राइट। और आपने एक बहुत अच्छा बोला कि प्यार, जितनी भी आप थेरेपी करवा लो, जितना भी आप ट्राई कर लो, लेकिन यदि वो प्यार नहीं है, घर में भी अच्छा माहौल नहीं है, तो बच्चा कहीं फ्लरिश नहीं करेगा। इसीलिए मैं बिल्कुल। अपने सारे पॉडकास्ट में कहता हूँ कि ये सारी जितनी भी प्लानिंग है, एक्टिविटीज़ है, थेरेपी है, जो भी मेडिकेशंस है, उसके बेस में होना चाहिए एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट और एक प्यार का माहौल होना चाहिए, तभी जाके बच्चे फ्लरिश करते हैं। इन बच्चों के लिए प्यार और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज वो चूँकि उतने अच्छे से एक्सप्रेशन नहीं कर पा रहे होते हैं, तो अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते, और घर में यदि कुछ भी ज़रा भी नेगेटिविटी होती है तो इनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट बहुत करता है, जल्दी इम्पैक्टेड, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं, बहुत जल्दी अफेक्ट होते हैं, और उनके पूरे डेवलपमेंट को ब्रेक मिलता है। सौम्या की जर्नी में ना मुझे उसी की थेरेपिस्ट ने एक बात बोला था कि आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट होगे, स्ट्रेस में आओगे, रोगे, परेशान होगे, तो जब सोने लगो तो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशंस लेके सो, और जब सुबह उठो ना तो बिल्कुल फ्रेश उठो। तो जो नाइट है वो आपके स्ट्रेस के लिए है, और मॉर्निंग जब आप उठोगे तो वो पूरा फ्रेशनेस जो है वो सौम्या के लिए होनी चाहिए। एंड आई थिंक वो बात बहुत बहुत मीनिंगफुल है और डीप मीनिंग है उसका। अगर आप पूरा दिन बहुत अच्छे से बच्चे के साथ यूज़ करो ना, तो बच्चा बहुत जल्दी ग्रो करेगा। ओके, इसके अलावा एक और चीज़ है, एक्सपोजर का बहुत बड़ा रोल है। जी बिल्कुल। और बहुत सारे पेरेंट्स सिर्फ थेरेपी ही करवा रहे होते हैं, ऑल द टाइम थेरेपी थेरेपी थेरेपी, बच्चे में इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, थेरेपी करवाओ। लेकिन एक सर्टेन एज के बाद में थेरेपी भी उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है जितना कि एक्सपोजर इफेक्टिव होता है। Exactly. जैसे यदि मैं ऐसे बोलूँ तो मैं कहता हूँ कि 7 ईयर्स के बाद में तो आपको एक्सपोजर देना बहुत ज़्यादा स्टार्ट करना चाहिए। आप सारा चीज़ बताइए, घूमने जाइए, आप एयरपोर्ट में जाइए, रेलवे स्टेशन में जाइए, बस स्टैंड में जाइए और जर्नी कीजिए। वो नई नई चीज़ें देखते हैं, वो मेमोरी उनको सब याद रहती है, और जब टाइम आता है तब उन्हीं चीज़ों को यूज करके वो सेंटेंस ही बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं। सो एक्सपोजर आपने दिया है? एक्सपोजर सौम्या को हम बहुत ज़्यादा दिया है। ओके, बहुत देते हैं। एवरी संडे हम लोग डिनर के लिए, आउटिंग के लिए, शाम को हम बाहर जाते हैं, घूमेंगे और डिनर हम बाहर करते हैं। रेस्टोरेंट वो चूज करती है। ओके, तो एवरी संडे, कितने सालों से ये रिचुअल है ही है हमारा। तो उसको पता है रेस्टोरेंट्स के बारे में? सारे पता है, अच्छा मुझे यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। हाँ जी। उसको फूड प्रेफरेंसेस भी हैं? फूड प्रेफरेंसेस हैं, सारा जंक फूड प्रेफरेंस है। अच्छा, जो कि नॉर्मली होता है बच्चों में। हाँ जी बिल्कुल। और कंप्लायंट रहती है वहाँ पे, वेट करती है? हाँ, अब करती है, शुरू में तो नहीं करती थी। ओके, किसी का भी खाना आ रहा है, मुझे वो देखना है, वो लेना है, बट अब वो है, अभी कंप्लायंट है। जी। ओके, जर्नीज में भी कंफर्टेबल है, मगर बहुत ज़्यादा वेटिंग हो जाती है। अगर कहीं पे एक्सट्रीम वेटिंग हो जाती है तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा ट्रबल क्रिएट करती है। फिर आपको कुछ ना कुछ ऐसा देना पड़ेगा कि वो बैठे। राइट। एयरपोर्ट वगैरह में सिक्योरिटी चेक वगैरह? वहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि Independent एयरपोर्ट करवा पे लेती है। वहाँ मुझे देखने के लिए बहुत कुछ मिलता रहता है ना। ओके, वहाँ पे मैं मूव कर सकती हूँ। ओके, अब जैसे वही चीज मैं बोलूँ कि अगर उसको ट्रेन में बहुत लंबा जर्नी के लिए बैठना है, ओके, वो बैठना मेरे लिए मुश्किल, फिर मेरे को इधर उधर घूमना है ढूंढना थोड़ा पड़ता सा। है, राइट। जी, वो प्रॉब्लम। बट सिक्योरिटी चेक वगैरह इंडिपेंडेंट करवा हाँ, लेती वो है। करा लेते हैं, उसमें कोई एंड दिक्कत चूंकि नहीं है। अब फ्लाइट की जर्नी मतलब काफ़ी, आई डोंट लाइक फ्लाइट, ट्रैवलिंग इन फ्लाइट, बिकॉज
एक सीट पे 2 घंटे 2.5 घंटे बैठे रहो एंड कुछ बाहर देखने के लिए भी नहीं है, जी। तो वहाँ पे उसे दिक्कत नहीं होती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। वो हेडफोन्स लगा के म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है, तो वो Okay. उसको एंजॉय करती है, या फिर विंडो में बैठ के Okay. फोटोज क्लिक करना, ओके, राइट। वो एंजॉय करती है, दो Right. चीजें। एंड कभी भी सौम्या अपने पूरे अब तक के एज में या टाइम में कभी भी वो डिस्ट्रक्टिव रही है कि चीज़ों को तोड़ना फोड़ना स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में थी, अभी लेकिन नहीं है? अभी भी कभी कभी हो जाती है। ओके, जब मेल डाउन होता है जी, तब होता हो जाती है। ओके, कोई But उसके टॉय बाद- तोड़ देना, बाद में फिर रियलाइज होता है? हाँ हाँ बिल्कुल, वो रियलाइजेशन हो जाती है बाद में। गिल्ट कॉन्शियस होता है कि मैंने जी। ऐसे क्यों कि नहीं करना चाहिए था? हम्म, ओके, सो जितने जो बिहेवियर्स हैं नॉर्मली हम लोग अपने स्पीच गियर्स में ये बात करते हैं कि 3 फीलिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 फीलिंग्स, वन इज द दिस फियर, अनदर इज द ईगो एंड थर्ड वन इज द गिल्ट। तीनों फियर्स हैं उसमें। आई थिंक बहुत अच्छे से डेवलप तो नहीं होंगे, बट यस डेवलपिंग फेज में कहूंगी कि है। राइट, ईगो हर्ट होता है उसमें? बहुत Okay. वो बहुत हर्ट होता है, अच्छा, वो ज्यादा बहुत हर्ट होता है, guilt ईगो भी बहुत है। हर्ट होता है ओके, हर बात पे। राइट। और छोटे बच्चे के लिए कैसी लविंग है, केयरिंग है? वो उसको छोटे बच्चे कम पसंद है, बड़े लोग ज्यादा पसंद है, क्योंकि छोटे नहीं बच्चों, नहीं, मैं सौम्या के लिए कह रहा हूँ। मैं सौम्या के लिए कह रही हूँ कि अच्छा, अगर okay. आप उसको बोलो या तो अपनी एज के लोगों के साथ, या वो बड़े लोगों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होती है, छोटे बच्चों के साथ कम कंफर्टेबल होती है। Okay. और ये रिसेंटली होने लगा है, क्योंकि उसके अंदर ये फीलिंग आने लगी है कि नाउ आई एम अ ग्रोन अप पर्सन, सो व्हाई शुड आई सिट विद देम, दे आर Okay. किड्स, Okay. इनके साथ क्यों बैठना है। क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जी बिकॉज ये सारे एलिमेंट्स एक न्यूरोटिपिकल, एक मींस एक गर्ल जो होती है, जो कि 17-18 ईयर्स की है, जी उनमें ये चीज़ें होती है नॉर्मली। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें है, कम ज़्यादा है, और बाद में उस पर तो काम हो ही रहा है, तो जी। अचीव कर ही लेगी। सो मैम, आपसे बात करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली, थैंक यू सो बहुत मच। डीप इन्फॉर्मेशन मिली है। उसे एनालाइज करने की ज़रूरत है। मतलब हो सकता है कि मेरे व्यूवर्स इस बात को समझें या ना समझें, लेकिन जब वो बार बार इस चीज़ को देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि हमने कितनी सारी बातें बोल दी, और छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बच्चों के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच कि आप ऐसी पॉडकास्ट कर रहे हैं। आज से कुछ टाइम पहले जब हम इन सब चीज़ों के लिए ढूंढते थे तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी। जी, अब तो आप लोग इस तरह की पॉडकास्ट कर रहे हैं, वेबिनार्स कर रहे हैं, तो अवेयरनेस हो रही है, लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। तो आई थिंक ईच वन ऑफ अस शुड मेक यूज ऑफ सच थिंग्स। बिल्कुल बिल्कुल। और हम अपने पूरे पॉडकास्ट में हमेशा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के बारे में बात करते हैं, बट स्पीच थेरेपिस्ट आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप द स्पीच। खासकर एक पीरियड होता है जब बच्चा 8-9 ईयर्स का हो गया और वो बहुत क्लियरली बात नहीं कर पा रहा है, तो जी। एक टैक्सिस डेवलपमेंट बच्चे का जब रुक जाता है तो फिर वहाँ पे एएसएलपी का बहुत बड़ा रोल होता है। यानी उस सिचुएशन को सिर्फ एक एएसएलपी ही ओवरकम कर सकता है जब टैक्सिस डेवलपमेंट हैम्पर होता है। उसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें, वॉइस क्लैरिटी की बात हो गई, या फिर आपका कहीं फॉल्टी वॉइस है, इन सब पे स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। और मैं पर्सनली बताऊं तो हमने जब ये वेंचर स्टार्ट किया तो हम बेसिकली, नाम से भी आपको लग रही है स्पीच गेयर्स, तो हम उस एरिया पे हम लोग बहुत फोकस करते हैं। अब जो कि अभी हम बहुत इंक्लूसिव हो गए हैं तो हम ऑक्यूपेशन कम्युनिकेशन डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, जो कि एक ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट का काम होता है। हमारे पास एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है जो ये काम करती है, और पेरेंट्स को मेरा बुलाने का जो एक पर्पस होता है ये कि उनका जो एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट है, और हर बच्चा डिफरेंट है। तो हर पेरेंट्स से जब मैं बात करता हूँ तो हमें एक नया इन्फॉर्मेशन मिलता है जी, और इसीलिए हम पेरेंट्स के साथ में पॉडकास्ट करते हैं मेनली। और आप पहली हैं जो एक डॉटर, एक मदर है डॉटर की, तो ये एक नया इन्फॉर्मेशन, खासकर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बारे में कि उसको कैसे हैंडल करना, और आप 2 साल से कर रहे थे, ये तो मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग था कि क्योंकि उस इतने टाइम पे टाइम, लर्निंग ही बहुत स्लो होती Right. ना उसकी, राइट तो वो टाइम हर चीज में लग ही रहा था, तो मुझे Right. लगा इसमें भी टाइम लगेगा ही लगेगा उसको। राइट, और वो 2 इयर्स की वो रिगरस प्रैक्टिस आज तक मुझे एट पीस रख रही है, तो मुझे लगता है कि वो कोई अच्छा ही हम लोगों बहुत ने अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लोग इस लेवल का आई मीन एफर्ट नहीं लगा पाते, जी, सोचते तो हैं, करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी गिव अप कर लेते हैं।
फिर गिव अप ही तो नहीं करना हम लोगों को। तो अभी कभी आपको ऐसा लगा कि यार बर्नआउट वाली सिचुएशन आ रही है, अब बहुत हो गया, अब नहीं कर सकते, ऐसा हाँ जी सर, लगता है सर बर्नआउट Okay. वाली सिचुएशंस आती जाती रहती हैं, बट अगेन आप अपने आप को मोटिवेट कर लेती हैं। समय को देख के मोटिवेशन आ अच्छा, जाता उसको देख के है। मोटिवेशन आ जाता है। जी, और मोटिवेशन तब भी आता है जब बच्चे में बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा हो रहा हो, राइट। जब बच्चे में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था तो वहाँ पे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो जाते हैं कि इतना कुछ करवा रहे हैं, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा, पर सर कई बार हमारा ट्रैक गलत होता है, ट्रैक चेंज करने की बहुत बहुत जरूरत ज़्यादा होती है। जरूरत है, यस। अब जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं, वो कहते हैं बच्चा रीड नहीं कर रहा, रीड नहीं कर रहा, रीड नहीं कर रहा, पर आपने कभी ओटी से ये चेक नहीं कराया कि उसका तो विजुअल का इतना स्ट्रांग इशू है, वो रीडिंग कैसे करेगा? राइट, विजुअल परसेप्शंस जी, का प्रॉब्लम है, वो रीड कर ही नहीं पा रहा है, सेंसरी है उसका। बिल्कुल। राइट। तो कई बार वो ट्रैक गलत होने की वजह से भी प्रोग्रेस नहीं आती, अदरवाइज मुझे लगता है कि हर बच्चा प्रोग्रेस करता है। या डेफिनेटली, और इसीलिए मैं ऑटिज्म इंजीनियरिंग कहता हूँ, बिकॉज ये ऑटिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स है। जी, लेकिन यदि हम स्टेप बाय स्टेप अनफोल्ड करें पूरे प्रोसेस को तो सॉल्यूशंस निकलते हैं, जी, और बहुत अच्छे सॉल्यूशंस। अच्छे सॉल्यूशंस निकल। बट हमें पेशेंस रखना है और बहुत ही साइंटिफिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में जाना है। सो थैंक्स अगेन मैम फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट. We have got so much information from you and wonderful information, and I'm pretty sure parents will benefit from your information. So thanks once again, and Thank you. see you soon again. Thank you, Thank sir. you. Thank you.